हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल सिंह पाठशाला पे। कुछ डेज का पॉज हो गया था, उसके लिए क्षमा मांगते हैं भैया। अभी तक हमारे चैनल सिंह पाठशाला पे 12th क्लास का, वैसे तो पुराना कंटेंट बहुत पड़ा है, लेकिन 2022-23 के अंदर मैंने इनवर्स ट्रिगो के सारे क्वेश्चंस का लेक्चर दिया है बच्चों। उसके क्वेश्चंस, उसके सारे पार्ट्स, असाइनमेंट सॉल्यूशन। उसके बाद हमने एक मैट्रिसेस का वन शॉट दिया था। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने सारा मैट्रिसेस का वन शॉट कंप्लीट कर दिया होगा। उसके अंदर ही मैट्रिसेस के बाद डिटर्मिनेंट की वीडियो बहुत जल्द आने वाली है। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ द मोस्ट डिफिकल्ट चैप्टर, जिसको बच्चे मानते हैं 12th क्लास का, रिलेशंस एंड फंक्शंस। बेटा इस पार्ट में हम लोगों का रिलेशंस कंप्लीट हो जाएगा कॉन्सेप्चुअली, नॉट ऑल द क्वेश्चंस। तो आप लोग कॉपी पेन लेके इस चैप्टर को पढ़नी पड़ेगा। साथ साथ जहां पर कंफ्यूजन आए उसको दोबारा सुनो, वीडियो रोक रोक के पढ़ो, लेकिन इस चैप्टर को बेटा इस तरह से पढ़ दो एग्जाम से 2 महीने पहले कि इसको बाद में रिवीजन करने की बिल्कुल भी जरूरत ना पड़े। कंटेंट जो होगा रिलेशन का वो कंप्लीट होगा। ऐसा नहीं होगा कि मैं 1-1.5 घंटे में आपको भरोसा दिला दूं कि आपको सब कुछ आता है, लेकिन एग्जाम में जब आप करने बैठो तो वो क्वेश्चंस आपसे होना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर मैं आपको कह रहा हूं कि कंटेंट स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन, मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन तक सारा का सारा मिलेगा, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, एवरीथिंग इज कवर्ड इन दिस कंसेप्चुअल वीडियो। और इसी के बाद इसका पार्ट 2 आएगा बेटा, जिसके अंदर हम क्वेश्चंस करेंगे। पार्ट 3 भी हो सकता है आ जाए अगर क्वेश्चंस बढ़ जाएं, लेकिन हम रिलेशंस के सारे क्वेश्चंस करेंगे, बिकॉज आपने एग्जाम का पैटर्न पढ़ा है, देखा है। हो सकता है फंक्शन का क्वेश्चन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन के साथ में चॉइस में निकल जाए, लेकिन रिलेशन तो कंफर्म 4 नंबर का अपने पेपर में इस साल आ ही रहा है। तो बच्चों रिलेशन तो आपको बहुत अच्छे से करना ही करना है। तो चलिए शुरू करते हैं ये क्लास, और इसमें पहले हम कंसेप्ट पढ़ेंगे और उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे। आ जाइए बात करते हैं बहुत ही आसान टॉपिक, रिलेशंस एंड फंक्शंस की। ठीक है, शुरुआत रिलेशन से करते हैं, लेकिन करना कुछ ऐसे है कि इसके बाद ना करना पड़े। ठीक है ना, दिस इज द फाइनल रिवीजन ऑफ रिलेशंस एंड फंक्शंस। ओके, सो हियर हम पहले रिलेशंस की कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं, फिर उसके ऊपर जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आ सकते हैं वो क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है ना, फिर हम फंक्शंस की बात करेंगे, और जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस हैं फंक्शंस के ऊपर हम फिर वो करेंगे। ठीक है ना, तो जैसे जितने भी टाइम में ख़त्म होता है, टाइम की कोई बाउंडेशन नहीं है, जब तक भी ख़त्म होता है, आज हो जाए कल हो जाए जो भी है, लेकिन ये 2 दिन हमारे पास रिलेशंस और फंक्शंस को लिए हैं। ज़्यादा वेटेज का नहीं है, ये 4 नंबर का आएगा, 4 या 5 नंबर का मैक्सिमम। ठीक है ना, बट इसका ये मतलब नहीं है कि हम छोड़ सकते हैं, छोड़ना हम बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते यहाँ पे। ठीक है ना, बहुत आसान तो चीज़ें आएंगी, समझना ज़रूरी है, कुछ चीज़ें याद करनी ज़रूरी हैं, कुछ चीज़ें समझनी ज़रूरी हैं। ठीक है, आ जाइए। देखो फाइनल मैं आपके लिए नोट्स बना देता हूँ, फाइनल बिल्कुल 12th रिवीजन नोट्स, रिलेशंस एंड फंक्शंस। ठीक है, रिवीजन की बात कर रहे हैं हम किसके अंदर, रिलेशंस एंड फंक्शंस के अंदर। ठीक है जी, अब इसके अंदर अगर आप स्टार्ट करें तो हम स्टार्ट करेंगे सेट से। बताइए सेट क्या होता है? कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। ठीक है ना, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। वेल डिफाइंड का मतलब कि कोई भी संदेह या कश्मकश ना हो किसी एलिमेंट को इंक्लूड या एक्सक्लूड करने में। मतलब कोई भी कंफ्यूजन या एम्बिग्यूटी ना हो कि हम किस एलिमेंट को रखेंगे या नहीं रखेंगे। ठीक है ना, सेट क्या होता है? कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, जिसके अंदर कैसे भी ऑब्जेक्ट्स आ सकते हैं। जैसे कि हम लिखते कैसे हैं, सबको पता है कि जो हम सेट का नाम रखते हैं वो हमेशा कैपिटल लेटर से रखते हैं, स्मॉल लेटर से नहीं रखते। ABCDEF 1 2 अल्फा बीटा सोहन दिल्ली। मतलब सेट के अंदर जो एलिमेंट हो सकते हैं, इट कैन बी फंक्शंस, इट कैन बी नंबर्स, इट कैन बी अल्फाबेट्स, इट कैन बी नेम्स, इट कैन बी एनीथिंग।
कुछ भी हो सकता है, बट वो वेल डिफाइंड होना चाहिए। ठीक, बात समझ में नहीं आई? ठीक है, और हर एक एलिमेंट को आप कॉमा से क्या करते हो, अलग अलग सेपरेट कर देते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद बात करी थी हमने, सबसेट की। सबसेट क्या होता है? जब लाइफ में सब सेट हो जाए तब उसको हम क्या कहते हैं? कंधे चौक। ठीक है ना? तो देखो भाई, सबसेट क्या होता है कि एक पार्ट ऑफ अ सेट है ना। जब आप क्या करते हो, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज कंटेन्ड in, if every element of set A is contained in set B, then A is a subset of B। तो हम क्या बोलते हैं? A is a subset of B। पता होगा आपको, पता है ना? अगर A का हर एक एलिमेंट B के अंदर होगा तो A क्या होता है? सबसेट होता है B का। अगर A के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? N है, तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बनते हैं? नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए कितने बनेंगे? 2 की। ये इसको हॉर्स शू बोलते हैं, इसको घोड़े का पैर। ऐसा ही होता है, तुमको भी ध्यान देना। जो घोड़े की नाल होती है ना, नाल देखते हो तो पैर के नीचे ऐसे लगाते हैं, वो ऐसी होती है हॉर्स शू सिंबल। हालांकि हम यूज़ किसके लिए करते हैं? सबसेट के लिए यूज़ करते हैं। उसने पूछा इस सिंबल का क्या मतलब होता है, तो मैं बता रहा हूँ सिंबल कहाँ से आया। हालांकि इसको क्या बोलते हैं? सबसेट बोलते हैं मेरे भाई। ए इज द सबसेट ऑफ बी। ठीक, ए इज द सबसेट ऑफ बी। ठीक है, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए कितना होगा? 2 की पावर n। संस्कृति जी, अगर ए के अंदर 3 एलिमेंट हैं, ए बी सी, तो देवी जी आप बताइए कि इस सेट के कितने सबसेट होंगे? 2 की पावर 3। तुम्हारा ध्यान कहीं और था। सुनो इधर सुनो, तो फिर सुनो ना, इधर सुनो। नंबर ऑफ एलिमेंट जितने भी होंगे सेट के अंदर, उसको 2 की पावर में जाके रख देना है। अभी भी नहीं समझे? समझ गए? ठीक है ना? तो 2 की पावर क्या? 3। आंसर कितना आ जाएगा? 8। कोई दिक्कत वाली बात? अरे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अच्छा अब सुनो, अब सबसेट के बाद बात कर लेते हैं कार्टीशन प्रोडक्ट की। किसकी? कार्टीशन प्रोडक्ट की। उससे पहले एक छोटी सी बात और समझ लेना कि हर सेट के 2 सबसेट तो पक्का होते हैं। कौन कौन? फाई एंड सेट इटसेल्फ आर ऑलवेज सबसेट ऑफ ए। किसी भी सेट के 2 सबसेट तो पक्का होते हैं। कौन कौन? एक खाली सेट, फाई का मतलब क्या होता था? खाली सेट, एम्प्टी सेट, और एक वो खुद। ठीक है, ओके। कार्टीशन प्रोडक्ट क्या होता है? ए क्रॉस बी। इसके अंदर जो एलिमेंट होते हैं वो ऑर्डर्ड पेयर में होते हैं। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब पहला वाला पहले वाले का एलिमेंट, दूसरा वाला दूसरे वाले का एलिमेंट, एंड ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। समझ गए बात को? जैसे कि ए कोई सेट है अपने पास, ये कोई एलिमेंट है, इसके अंदर 1 और 2 2 एलिमेंट है, और बी कोई सेट है अपने पास, इसके अंदर ए बी सी 3 एलिमेंट है। तो मैं अगर आपसे बोलूं कि ए क्रॉस बी बना के दिखाओ, तो कैसे बना के दिखाओगे प्यारे बच्चों? पहले 1 जो है, पहले ए वाले के पहले रहेंगे एलिमेंट और बी वाले के बाद में रहेंगे। ठीक, क्या लिखोगे आप? 1 कॉमा ए, फिर क्या? 1 कॉमा बी, फिर क्या? 1 कॉमा सी। समझ आ रही है बात? फिर क्या लिखेंगे आप? 2 कॉमा ए, फिर 2 कॉमा बी, फिर 2 कॉमा सी। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ रही होगी। आ रही है? ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी भी आप देख पा रहे हैं कितने आ रहे हैं? 6। कितने आ रहे हैं? 6, जो कि ऐसे भी निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी।
2 इंटू 3 कितना आंसर आ रहा है 6। 6 इक्वल्स टू, इसके अंदर कितने एलिमेंट थे 2, इसके अंदर कितने एलिमेंट थे 3। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? आ रही है, ठीक है। आगे बढ़े इसके। देखो बच्चों, अब बात करते हैं रिलेशन की, फाइनली जो आप पढ़ने आए हो, ठीक है ना। बात इसकी कर रहे हैं रिलेशन की। सर रिलेशन क्या होता है? रिलेशन दो सेट्स के बीच में आप निकालोगे भाई, रिलेशन किसी दो सेट के बीच में निकालोगे ना, या तो खुद एक ही दूसरे ए के साथ लाइक सेम सेट का आपस में रिलेशन निकाल सकते हो, या कोई दो अलग अलग सेट्स का आपस में रिलेशन निकाल सकते हो, बट रिलेशन हमेशा दो सेट्स के बीच में ही निकलेगा, ठीक है। तो मान लेते हैं हम रिलेशन जो निकालेंगे आर, वो ए से बी के बीच में निकालेंगे, ठीक है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मान लिया ए के अंदर कितने एलिमेंट हैं, क्या एलिमेंट है ए के अंदर, ए कॉमा बी कॉमा सी, और बी के अंदर एलिमेंट है अल्फा बीटा, ठीक है। तो पहले हम आपसे पूछना चाहेंगे कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी कितना होगा भाई, कौन बताएगा? 3 इंटू 2 कितने एलिमेंट होंगे भाई? 6 होंगे। अब वो कौन कौन से होंगे ये भी आप बता दो। ए अल्फा किस में होगा? ऑर्डर्ड पेयर में होगा। अल्फा ए भी लिख सकता हूं इसको? नहीं लिख सकता ना। पहले एलिमेंट हमेशा किसका आएगा? ए का, और बाद वाला किसका आएगा? बी का। अगर मैं बी क्रॉस ए निकालूं तो अल्फा ए होगा। बात समझ में आ रही है ना? ठीक है। अच्छा, उसके बाद ए कॉमा बीटा, उसके बाद बी कॉमा अल्फा, उसके बाद बी कॉमा बीटा, उसके बाद सी कॉमा अल्फा, उसके बाद सी कॉमा बीटा। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ रही होगी। जी भैया आ रही है? इस ए क्रॉस बी के कितने सबसेट्स पॉसिबल हैं? 2 की पावर 6। क्यों? इसके अंदर कितने एलिमेंट हैं? 6। तो इसके कितने सबसेट पॉसिबल होंगे? 2 की पावर 6। नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 2 की पावर 6। आंसर इज 64। कितने सबसेट पॉसिबल है? 64। अब मैं आपसे पूछता हूँ रिलेशन क्या होता है। तो रिलेशन इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। अच्छा, जो अपना ए क्रॉस बी बना ना, इसका जो सबसेट होता है उसको आप क्या कहते हैं? रिलेशन कहते हैं। तो अगर मैं आपसे इस क्वेश्चन में पूछ लूँ कितनी रिलेशंस बन सकती हैं, तो 64। जितने सबसेट बन सकते हैं उतनी ही क्या बन सकती हैं? रिलेशंस बन सकती हैं। लेकिन सबसेट किसके? ए क्रॉस बी के। ए के नहीं, या बी के नहीं, ए क्रॉस बी के जितने सबसेट बन सकते हैं उतनी ही क्या होंगी? रिलेशंस होंगी। बात समझ में आई नहीं आई? ठीक है ना। तो अगर मैं आपसे पूछ लूँ नंबर ऑफ इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा ही आएगा बेटा। नंबर ऑफ रिलेशंस के ऊपर एक एमसीक्यू आ सकता है, या नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन आ सकता है। ज़्यादा चांसेस नंबर ऑफ रिलेशंस के ऊपर है। क्यों? क्योंकि वो एनसीईआरटी में है। बाकी इस बार कई एग्जाम्स में दिखाया मुझे क्वेश्चन रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, तो उसका भी फॉर्मूला आपको बता देंगे। नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू कितना होगा? 2 की पावर नंबर ऑफ, ये छोटे छोटे फॉर्मूले याद रखना बेटा, ये एक नंबर में फ्री के नंबर होते हैं। ये नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी, ए से लेके बी पे जाने वाली कितनी रिलेशंस हैं? 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी, दैट इज 2 इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। योर आंसर इज 2 की पावर 6। आंसर इज 64। बात समझ में आई नहीं आई बच्चों? तो क्या होता है सर रिलेशन? रिलेशन इज नथिंग बट द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। इज दिस क्लियर टू अस? रिलेशन इज नथिंग बट द सबसेट। रिलेशन कुछ नहीं होता भैया, एक सबसेट होता है। और किसका सबसेट होता है? ए क्रॉस बी का। क्लियर हो गई बात या डाउट रह गया?
देखो अब सुनो सर, इसके कितने सबसेट बने थे इस क्वेश्चन में? 64। कितने बने थे? 64। अब 64 के अंदर 2 तो पक्का बनेंगे, तो रिलेशन एक तो क्या हो सकती है फाई, और एक रिलेशन क्या हो सकती है पूरा का पूरा ए क्रॉस पी। 2 तो पक्का बनेंगे। चलो इधर देखो, R इक्वल टू फाई और R इक्वल टू ए क्रॉस पी। फाई का मतलब जब कोई एलिमेंट ही नहीं होगा रिलेशन में। फाई का मतलब क्या? जब रिलेशन के अंदर एक भी एलिमेंट नहीं होगा। और ऐसी रिलेशन तो पक्का आएगी ही आएगी, क्योंकि फाई तो हमेशा सबसेट होता ही है। इस रिलेशन को क्या बोलते हैं बच्चों? एम्प्टी रिलेशन। क्या बोलते हैं? एम्प्टी रिलेशन। सर अगर पूरा का पूरा ए क्रॉस बी ही रिलेशन बन जाए, ठीक है ना, तो इस रिलेशन को क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल रिलेशन। क्या बोलते हैं? समझ में आया ना? 2 रिलेशन तो पक्का होंगी। कौन कौन? एक एम्प्टी और एक यूनिवर्सल। दो सबसेट तो पक्का होंगे, एक फाई और एक वो खुद। बात समझ में आ गई? नहीं आई? इसके अलावा इसके कितने बचे? 62 और बचे। 64 थी ना इस क्वेश्चन की बात करूं तो 2 तो आ गई, एक फाई और एक वो खुद। 62 और बची। चलो ठीक है, वो आ जाएंगी, अलग अलग बातें। तो बात समझ में आई? नहीं आई? यहां तक कोई दिक्कत? अच्छा, इस क्वेश्चन में मुस्कान तू बता, क्या रिलेशन ए से ए पे ले जा सकता हूं मैं? जा सकता हूं भाई, ए से ए पे। मतलब इधर भी इस सेट में भी कौन से एलिमेंट होंगे? ए बी सी, और इधर भी क्या एलिमेंट होंगे? ए बी सी। लेके जा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। खुद से खुद का रिश्ता, ठीक है भाई। तो नंबर ऑफ रिलेशंस, नंबर ऑफ रिलेशंस, इसको आप ऑन ए भी बोलते हो, है ना? मैंने ऑन ए बोल दिया, मतलब क्या है इस बात का कि ए टू ए, या इन ए बोल दिया तो इसका मतलब क्या है? ए टू ए। भाई 2 सेट होंगे अगर, तो वो क्या करेगा? अलग अलग का नाम बताएगा। लेकिन अगर एक ही सेट से दूसरे सेट पर जा रहे हो तो वो ऑन ए बोल देगा या इन ए बोल देगा। ठीक है, रिलेशन बताओ इन ए। इन ए का मतलब पहले वाला सेट भी ए है और बाद वाला सेट भी ए है। इसका ये मतलब नहीं है कि एक ही सेट है, ए क्रॉस बी वाला है ही नहीं ए के ऊपर, ऐसा कभी होता ही नहीं है। रिलेशन का कभी रिलेशन ए के ऊपर नहीं हो सकती, ए क्रॉस ए के ऊपर ही होगी हमेशा। बात समझ में आ रही है? ठीक है ना? नंबर ऑफ रिलेशंस, गुड मॉर्निंग, नंबर ऑफ रिलेशंस, हाँ, 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑन इन ए क्रॉस ए, इट इज 2 की पावर 3 इंटू 3 है ना, 9। 2 की पावर 9, 512। वो 2 की पावर 10 होता है। हाँ चित्रा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया बेटा? नहीं आया? आ गया। तो अपने को यहाँ तक कौन कौन सी रिलेशन समझ में आई? एम्प्टी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन, और टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितनी होती हैं ये भी समझ में आ गया। इसके अलावा रिलेशंस बहुत सारी होती हैं, जैसे कि आइडेंटिटी रिलेशन, जैसे कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन, जैसे कि सिमेट्री लिखना मत अभी, जैसे कि एंटी सिमेट्रिक, जैसे कि असिमेट्रिक, जैसे कि इररिफ्लेक्सिव, जैसे कि ट्रांजिटिव रिलेशन, जैसे कि इक्विवेलेंस रिलेशन। लेकिन इतनी सारी अपने को पढ़नी नहीं है, होती बहुत सारी हैं। अभी तो हम शुरुआत कर रहे हैं ना, तो अपने को जो पढ़नी है वो सिर्फ 4 ही पढ़नी है। कौन कौन सी? रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन और इक्विवेलेंस रिलेशन। बात समझ में आई? नहीं है? ठीक है ना? ये 4 चीजें अपने और पढ़नी है, और अपना ये इक्विवेलेंस रिलेशन वाली कहानी। और इसके अंदर एक बात, एक और चीज पढ़नी है, दैट इज इक्विवेलेंस क्लास। ये 5 चीजें अगर हम पढ़ लें तो अपना चैप्टर रिलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से खत्म हो जाता है भाई। यहां तक की सारी बातें आपको समझ में आई हैं? कोई दिक्कत किसी बात में, किसी पॉइंट में? नहीं? नोट कर लो, समझ लो, पढ़ लो, आगे बढ़ते हैं। यहां तक क्लियर हो गया भाई? आगे बढ़े अब। चलो देखो भैया, 2 ग्रुप हैं, ठीक। एक के अंदर है
राखी, सुमन, दिव्या। एक के अंदर है उर्मिला, डिंपल, अब बात ऐसी है कि इन्होंने बोला पहले तो हम हमेशा खुद के दोस्त हैं। हर आदमी खुद का दोस्त होना चाहिए भाई, उसको अपने अच्छे बुरे का पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो खुद से खुद का रिश्ता, ठीक। दूसरा, हम ऐसे दोस्त चाहते हैं कि मैं नहीं, मतलब राखी अगर सुमन को दोस्त मानती है तो सुमन भी राखी को दोस्त मानेगी। एक तरफा प्यार हम नहीं लेके चलेंगे, ठीक है ना। एक तरफी दोस्ती नहीं चलेगी भाई। ऐसा नहीं है कि भाई राखी तो सुमन से हर चीज़ पूछ के कर रही है कि देख बहन मैंने शादी में जाना है, बताइए पिंक कौन सा वाला इसके साथ मैच कर रहा है, और मेरी ये वाली वॉच इसका चलेगी या नहीं चलेगी, और जो ये सुमन है ये बता ही कुछ नहीं रही, ये अपनी मर्जी का टीका लेके आ गई और वो टीका राखी के साथ मैच कर गया। अब लड़ रही है बहन, तूने भी यही पहनना था तो मुझे पहले बता देती, मैं ना पहन के आती। मतलब ऐसी रिलेशन दोस्ती नहीं चलेगी। बात समझ में आ रही है? मतलब समझ रहे हो, अगर राखी इज अ फ्रेंड ऑफ सुमन देन सुमन मस्ट बी फ्रेंड ऑफ राखी, ठीक है, ओके। तो ये दो बातें तो समझ में आ गई कि अपने को दो बातें तो चाहिए। एक, हर खुद का दोस्त होना चाहिए, हर आदमी उसको खुद का अच्छा भले का पता होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि ये टाइम एग्जाम बोर्ड का है तो उसको पढ़ना है खुद के लिए, क्योंकि उसके खुद के साथ भी तो एक दोस्ती है ना, उसको निभाना चाहिए उसको। दूसरा, अगर राखी सुमन को दोस्त मानते तो सुमन को भी राखी को मानना पड़ेगा, ठीक है ना, गड़बड़ नहीं हो सकती। तीसरा वाला इंपॉर्टेंट है, इसको समझना। अब इनकी आपस में है लड़ाई, ठीक है ना भाई, इनकी आपस में क्या है, लड़ाई है, ठीक है ना, इनकी बनती नहीं आपस में, ठीक है ना। अब यहां पर है लड़ाई, ठीक, वो ये आग है, आग, ठीक है ना, बिजली आग जो भी है, ठीक है ना। अब हुआ क्या, अब इनकी आपस में ऐसे लड़ाई थी, है ना, पूरे ग्रुप की नहीं थी, दिव्या ने लड़ लिया, थोड़ी लड़ाकी ज्यादा थी, ठीक है ना। दिव्या ने लड़ लिया डिंपल के साथ, ठीक, दिव्या ने लड़ लिया, सुन लेना बात समझदारी की, दिव्या ने लड़ लिया डिंपल के साथ। अब ठीक है, जब लड़ाई करी तो ये भी साथ दिया उसने, राखी ने भी, दोस्ती ऐसे कैसे, तो आने दे, बाल पकड़ के नोच देंगे, ठीक है ना। सुमन ने भी, तो कुल मिला के बैठ गई बात की कोई दिक्कत नहीं है, देखी जाएगी, ठीक है भाई, ओके। अब हुआ क्या, कुछ समय बाद हुआ क्या कि सुमन की चित्रा के साथ दोस्ती हो गई, कहीं मिली होंगी पार्टी में, फ्रेंडशिप हो गई, ठीक है ना। अब इस बात पे दिव्या को बड़ा गुस्सा चढ़ा, राखी को भी गुस्सा आया, तो अब ये दोस्ती बची रहे उसका एक ही तरीका है, दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि अगर सुमन की दोस्ती चित्रा, देखो राखी है फ्रेंड ऑफ चित्रा, और चित्रा ने अब दोस्ती कर ली है, नहीं, राखी इज अ फ्रेंड ऑफ सुमन, और सुमन ने दोस्ती कर ली है चित्रा से, ये दोस्ती कब बची रहेगी, जब राखी की भी दोस्ती चित्रा से हो जाए। तो अगर राखी की भी चित्रा से दोस्ती हो गई फिर तो दोस्ती बची रहेगी, नहीं तो दोस्ती टूट जाएगी। रिलेशन ना, रिलेशन मतलब दोस्ती, समझ में आई बात, कि अगर राखी की दोस्ती सुमन के साथ ऑलरेडी थी, ठीक है ना, सुमन ने चित्रा के साथ कर ली, वो सही बात नहीं थी, दूसरे ग्रुप में कर ली जाके, तो वो तभी बनी रहेगी जब राखी की भी किससे हो जाएगी, चित्रा के साथ, तब रिलेशन बच पाएगी, नहीं तो नहीं बच पाएगी। ऐसा ही होगा ना, चित्रा की किसके, हाँ वो एक ही बात है, ठीक, हम ऑर्डर में लेके चल रहे हैं ना। हम ऐसा भी कर सकते थे कि उर्मिला और डिंपल की दोस्ती थी और डिंपल ने जाके दोस्ती कर ली राखी के साथ। अब सुन ले, उसका बता रहा हूं मैं।
तो अब ये दोस्ती कैसे बची रहेगी? जब उर्मिला भी राखी के साथ दोस्ती हो जाए, अन्यथा तो लड़ाई हो जाएगी ग्रुप में। बस एक तरीका ये है कि इसमें से कोई भी, ये वाली बात इंपॉर्टेंट है, इसमें से कोई भी इसका दोस्ती करे ही ना, तब भी तो ऑल सेट है। अगर किसी एक ने कर लिया तो उसकी बाकी ग्रुप की दोस्ती भी करवानी पड़ेगी, उसको करवानी पड़ेगी। और एक तरीका यह है कि करे ही ना। इन बोथ द केसेस दीज आर ट्रांजिटिव। अगर एक बी से रिलेटेड है और बी सी से हो गया तो ए को भी सी से होना पड़ेगा, ट्रांजिटिव। लेकिन अगर ए बी के साथ है और बी ने कभी किसी के साथ दोस्ती करी ही नहीं, तब भी ट्रांजिटिव है, दोस्ती बची रहेगी ना तब भी। नहीं बात समझ में आई? आ गई। तो ये दो केसेस होते हैं किसके? ट्रांजिटिव के। ठीक, ऐसा हो सकता है ए बी आ जाए, सी डी आ जाए, ई एफ आ जाए। कोई मुझसे पूछे ये रिलेशन ट्रांजिटिव है, मैं बोलूंगा बिल्कुल ट्रांजिटिव है। ये आपस में खुश हैं। ए बी के साथ बी ने किसी के साथ करी नहीं, सी डी के साथ डी ने किसी के साथ करी नहीं, ई एफ के साथ एफ ने भी किसी के साथ करी नहीं, बात कोई दिक्कत नहीं। अगर ए कॉमा बी आ जाए, ए ने बी के साथ दोस्ती करी, बी ने सी के साथ कर ली, लेकिन ए ने सी की दोस्ती नहीं कराई ना, ट्रांजिटिव नहीं है। तो ये तो लड़ाई हो जाएगी ना फिर। समझ गए ना? ये कैसे होगा? ये तो ग्रुप अलग अलग चले गए। समझ गए बात को? नहीं समझे? समझ गए। ये होता है ट्रांजिटिविटी। तो तीन बातें होती हैं भैया, तीन बातें होती हैं। फर्स्ट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। फर्स्ट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन का मतलब खुद के साथ रिश्ता। मतलब अगर कोई रिलेशन, सुनना मेरी बात, अगर कोई रिलेशन ए से ए के ऊपर जा रही है, ए से ए के ऊपर जा रही है, तो इफ ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। फॉर ऑल का सिंबल होता है ये। मतलब ए सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं, ए सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं, ठीक है ना, वो खुद के साथ इमेज जरूर बनाएंगे। और कुछ बनाएं या ना बनाएं हमें उससे कोई मतलब नहीं है। और कुछ बनाएं या ना बनाएं हमें उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना? तो ऐसी रिलेशन जिसमें फॉर ऑल लिख दिया ना, ये बात इंपॉर्टेंट है। फॉर ऑल मतलब ए का कोई भी एलिमेंट नहीं बचना चाहिए, हर एक एलिमेंट खुद के साथ रिलेशन जरूर बनाएगा। देन दैट रिलेशन इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव रिलेशन। नई बात समझ में आई? आ गई? और लिखना कैसे है? ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, देन आर इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। बात समझ में नहीं आई? हाँ, आ सकता है, फर्क नहीं पड़ता उससे, जरूरी नहीं है ये हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इन तीनों में से कोई एक भी नहीं हुआ तो फर्क पड़ता है। जैसे कि यहाँ पे बी कॉमा बी ना हो तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्यों? ए कॉमा ए है, बी कॉमा बी है, लेकिन सी कॉमा सी नहीं है। उसने बोला था फॉर ऑल, सबकी होनी चाहिए, एक से काम नहीं चलता। ठीक है ना? फॉर ऑल ए कॉमा ए, फॉर ऑल का मतलब ए कुछ भी हो सकता है। ए इज, वी आर यूजिंग ए एज अ वेरिएबल। ए का मतलब यहाँ पर अल्फा बीटा गामा भी हो सकता है, वो भी मेरे लिए क्या हो गए? ए हो गए। समझे बात को? मतलब ए मतलब कोई भी ए जो इसके अंदर होगा, एलिमेंट की बात कर रहा हूँ मैं। ए मतलब एलिमेंट। समझ गए बात को? नहीं समझे? समझ गए। ठीक है ना? तो अपने को क्या यहाँ पे क्लियर है? अपने को यहाँ पे समझ में आ गया कि भाई ए कॉमा ए है, बी कॉमा बी है, तो सी कॉमा सी भी होना चाहिए। इसके अलावा कुछ ए कॉमा सी हो जाए ना हो, मुझे उससे कोई फर्क खास पड़ता नहीं है। रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए ए बी बी और सी सी होना ज़रूरी होता है। नई बात समझ में आई? कोई दिक्कत वाली बात? ठीक है। दूसरी बात, सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक का मतलब क्या है कि एक तरफा प्यार नहीं चलेगा, एक
तरफी दोस्ती नहीं चलेगी। अगर ए बी का दोस्त है तो बी भी ए का दोस्त होना चाहिए, अन्यथा ये रिलेशन लंबी नहीं चलेगी। ठीक है ना, मतलब सिमेट्रिक नहीं है ये रिलेशन। कैसी नहीं है? सिमेट्रिक नहीं है। बात समझ में आ गई? ठीक है ना। तो यहां पर होगा कि इफ ए कॉमा बी, इफ वाली बात है भाई, अगर ये हो तो, नहीं तो टेंशन ही नहीं है, नहीं तो अपने को चेक ही नहीं करना। इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर देन बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। अगर ए की दोस्ती बी के साथ है तो बी को भी ए के साथ दोस्ती रखनी पड़ेगी। अगर ए बी के साथ रिलेटेड है तो बी को भी ए के साथ रिलेटेड होना पड़ेगा। देन R is symmetric relation. In that case, R is symmetric relation. अन्यथा ये relation symmetric relation नहीं है। बात समझ में आ गई बेटा? नहीं आई? ठीक है ना। ये वाला बताओ, ये symmetric है या नहीं है? है। रिफ्लेक्सिव तो ये था, रिफ्लेक्सिव तो ये था। देखो ए ए है तो उसका उल्टा ए ए, वो एक ही बात होती है ना। बी बी तो उसका उल्टा सी सी, तो उसका उल्टा सी सी, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, यहां पे गड़बड़ थी। अगर ए सी है तो देखो सी ए भी है। अभय की दोस्ती चित्रा के साथ, तो चित्रा की भी दोस्ती होनी चाहिए अभय के साथ, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है ना। तो यहां पे क्या है? सिमेट्रिक रिलेशन। पल्ले पड़ा नहीं पड़ा? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब तीसरी बात जो हमने आपको समझाई थी, दैट इज ट्रांजिटिव रिलेशन। ये तो आप समझ गए कि अभय ने दोस्ती कर ली भावना के साथ। अंजलि 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 सुनील शेट्टी का डायलॉग है ना, तुम किसी के हो जाओ ये हो नहीं सकता ना, क्या था? मैं किसी का हो जाऊं ये हो नहीं सकता, और तुम किसी की हो जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा। अंजलि ए कॉमा बी, मतलब अंजलि ने दोस्ती कर ली किसके साथ? भावना के साथ। ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, और भावना ने दोस्ती कर ली, एक मिनट, भावना ने दोस्ती कर ली चित्रा के साथ। ठीक। अब अंजलि भावना, भावना चित्रा, अब ये रिलेशन कैसे बच सकती है? अगर अंजलि और चित्रा की भी आपस में दोस्ती हो जाए तभी बच सकती है, तभी ट्रांजिटिविटी होगी, अन्यथा ये ट्रांजिटिविटी बिल्कुल नहीं होगी। ठीक है ना। बिलोंग्स टू आर implies A कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। ये तीन लोग तभी ट्रिप पे जा सकते हैं, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा वाली में, जब अंजलि और चित्रा भी आपस में दोस्त होंगे, नहीं तो नहीं जा पाएंगे ना। दो लोगों की दोस्ती में तीसरे को तो मजे लेंगे, वो वैसे ही छोड़ देगा ट्रिप, है ना। चलो, A कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। ठीक है ना। देन आर इज ट्रांजिटिव रिलेशन। अच्छा, इसके अंदर एक चीज और थी, दोस्ती बचने का तरीका एक और भी था। डिटैच हो जाओ बिल्कुल भाई। ए बी के साथ दोस्ती है लेकिन बी ने किसी के साथ करी नहीं, अरेंज मैरिज। है ना भाई। तो यहां तो टेंशन तो तब हुई ना। देखो, अभय इज अ फ्रेंड ऑफ भावना, बट भावना इज अ फ्रेंड ऑफ चिन्मय। लड़का चाहिए, तो गड़बड़ हो जाएगी भाई। कब तक? जब तक अभय और चिन्मय आपस में दोस्त नहीं होंगे। ठीक है ना। ये भी अच्छा एग्जाम्पल है अगले साल के लिए, है ना। लेकिन यहां पर अगर अंजलि, सॉरी, अभय और भावना दोस्त हैं लेकिन भावना ने किसी से दोस्ती नहीं करी,
ठीक है, तब भी क्या है, सब बढ़िया है, ठीक है ना, तब भी क्या है, रिलेशन ट्रांजिटिव है। बात समझ में आ गई? जैसे कि ये वाला बताओ ट्रांजिटिव है या नहीं है? ए सी के साथ है, सी ए के साथ है, तो ए भी तो ए के साथ है। ए इज अ फ्रेंड ऑफ सी, सी इज अ फ्रेंड ऑफ ए, देन ए इज अ फ्रेंड ऑफ ए ऑल्सो। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। हाँ, दिक्कत हो जाती जब यहां पे सी कॉमा बी होता। नाउ ए इज अ फ्रेंड ऑफ सी, सी इज अ फ्रेंड ऑफ बी, अभय इज अ फ्रेंड ऑफ चित्रा, चित्रा इज अ फ्रेंड ऑफ बिनॉय, चित्रा इज अ फ्रेंड ऑफ बिनॉय। अब क्या होगा, डाइवोर्स। समझ रहे हो? ट्रांजिटिव रिलेशन तो नहीं होगा, है ना, गड़बड़ है भाई। ऐसी ऐसी पाप वाली बात तो मैं लिख भी नहीं सकता, मेरे हाथ कांप रहे हैं, ठीक है ना। तौबा तौबा, ठीक है ना। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, और ये रिलेशन अभी फिलहाल कैसी है भाई, ट्रांजिटिव। और अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, तब वो रिलेशन कौन सी रिलेशन होती है, इक्विवेलेंस रिलेशन। तब वो रिलेशन कैसी होती है, इक्विवेलेंस रिलेशन। समझ गए बात को, नहीं समझे? समझ गए, ठीक है ना। अगर हम आपको एक रिलेशन दे दें, ए कॉमा ए, बी कॉमा बी, सी कॉमा सी, बताओ बच्चों, प्यारे बच्चों, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है? हाँ। क्या ये रिलेशन, ये अच्छा पहले तो पूछो सेट किस, कौन सेट के ऊपर है, नालायक हो, ऐसे कैसे? अगर मैंने ए में दे दिया ए बी सी डी, अब बताइयो, फिर नहीं है ना, वही तो आपका, आपको हाँ ना देने से पहले पूछना चाहिए था कि सर सेट कौन सा है। अगर आपने सेट में खाली ये भी लिख दिया तो सर सी सी कहां से आ गया आपके पास? किसी भी बात का सेंस तभी बनता है जब वो किस सेट के ऊपर है ये पता हो। समझ गए नहीं समझे? अरे समझ गए नहीं समझे? समझ गए। तो अभी अगर मैं यहाँ पे ए बी सी रखूं खाली, तब ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, नहीं तो नहीं है। ठीक, सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव भी है। ए की ए के साथ दोस्ती, किसी के साथ दोस्ती नहीं करी, सिंगल मरेगा, जिंदगी सेट चल रही है। बी की बी के साथ दोस्ती, टेंशन पाली नहीं उसने। सी की सी के साथ दोस्ती, जो भी है मतलब। अब अच्छा, ए बी बी सी सी, यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है ना। तो ये रिलेशन एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, ए बी बी सी सी, ठीक है, इट इज अ इक्विवेलेंस रिलेशन। बात समझ में नहीं आई बच्चों? सिमेट्रिक ऐसे हुआ कि ए कॉमा ए है तो उल्टा इसका ए कॉमा ए भी है। सुनना, एक बात सुनना, एक बात सुनियो। बात ऐसी सी है कि अगर मैं रिलेशन में ऐसे लिख दूं ना, ए कॉमा ए कॉमा ए कॉमा ए, मैंने बोला ऊपर वाली में कितने एलिमेंट हैं, पहले वाली में, जल्दी बता। इस वाली में कितने एलिमेंट हैं? तो इस वाली में कितने हैं? चार नहीं है, इसमें भी तीन ही है। जो रिपीट होगा उसको गिनोगे नहीं, लिख कितनी बार भी सकते हो। यू कैन राइट नंबर ऑफ टाइम्स यू वांट, है ना, अंग्रेजी इंशाल्लाह, ठीक है ना, लेकिन काउंट नहीं कर सकते, ठीक है ना, इंशाल्लाह नहीं माशाल्लाह। डन हो गया? चलो नोट कर लो। अब क्वेश्चंस करने शुरू करते हैं, आ जाओ। ए इज अ सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन अ बॉयज स्कूल, लड़कों के स्कूल में जितने भी बच्चे हैं वो सारे सेट में भर दिया आपने, बॉयज स्कूल है, बॉयज स्कूल है। रिलेशन क्या डिफाइन कर रखी है हमने, रिलेशन क्या डिफाइन कर रखी है हमने कि भैया दो लोग हमारी रिलेशन में तब आएंगे जब ए बी की बहन होगी। ए इज अ सिस्टर ऑफ बी। बोले क्या बकवास बात है,
बॉय स्कूल में बहन भाई को डालने जा रहे हैं, एडमिशन करवा के आएंगे, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो क्योंकि बॉय स्कूल है तो आपस में भाई तो हो सकते हैं दो लोग, लेकिन बहन भाई नहीं हो सकते, ठीक है ना। तो इस रिलेशन में एक भी एलिमेंट नहीं आएगा, तो दिस रिलेशन इज एम्प्टी रिलेशन। समझ गए? क्या मुश्किल क्वेश्चन था ये प्रूव करना है, इज एम्प्टी रिलेशन। अब सुनो आंसर देखो इसका, सिंस द स्कूल इज ऑफ बॉय स्कूल, नो स्टूडेंट ऑफ द स्कूल कैन बी सिस्टर ऑफ एनी स्टूडेंट ऑफ द स्कूल, हेंस आर इक्वल टू फाई, शोइंग दैट आर इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्या मुश्किल बात बोल दी उसने। तो अब आगे सुनो, अब अगली रिलेशन बोला, दो लोग हम तब अपने रूम में घुसाएंगे जब दोनों के बीच का हाइट का जो डिफरेंस है ना वो 3 मीटर से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। बोला ठीक है, 3 मीटर, 3 मीटर मतलब 1 मीटर का मतलब 3 फुट, 3.25 फुट बेसिकली, ठीक है ना। फुट में ही हाइट नापते हो तुम, इंचेस में नापते हो? इंचेस में नापते हो? फुट में लोग नॉर्मली लोग तो फुट में नापते हैं भाई। हाँ ठीक है, 30 सेंटीमीटर का 1 फुट होता है, 30 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 फीट, 90 सेंटीमीटर इक्वल टू 3 फीट, ठीक है ना। 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर, तो बेसिकली इट इज 3.3 समथिंग। समझ गए नहीं समझे? तो 3.25 फुट का क्या होता है, 1 मीटर होता है। तो 3 मीटर का मतलब समथिंग समथिंग 10 मीटर, समथिंग समथिंग 10 मीटर, 9 मीटर लगा ले यार तू मोटा मोटा। अब ठीक है, 9 फीट, सॉरी 9 फीट लगा ले अब, ठीक है, या 10 फीट लगा लो। दो लोगों की हाइट का बीच में अगर फर्क जो है वो 10 फीट से कम है तो बोलूंगा आ जाओ अंदर। सबका ही होगा भाई, एक आदमी 10 फुट का हो जाए और एक 0 फुट का हो जमीन में, तब भी वो आ जाएंगे क्योंकि दोनों की हाइट का डिफरेंस सही है। तो बाकी एक ही स्कूल के बच्चे, उनमें इतना फर्क थोड़ी होगा, 2-3 फुट का फर्क हो सकता है मैक्सिमम। नहीं बात समझ में आई? तो सारे ही आ जाएंगे। दो लोगों का अगर हाइट का डिफरेंस 10 फुट से कम है तो आ जाए, सारी आ जाएंगे। अगर यहीं लिख दे मोर देन 3 मीटर्स तो एम्प्टी रिलेशन हो जाएगी। समझ रहे हो बात को? नहीं समझ में आ रही? अब इनका देखो उन्होंने क्या लिखा है, इट इज ऑल्सो ऑब्वियस that the difference between height of any two student of the school has to be less than 3 मीटर। 3 मीटर से तो कम ही होगा ऑब्वियसली, तो आप भी लिख देना ऑब्वियसली, ठीक है ना। यूनिवर्सल रिलेशन होगी ये, क्योंकि A क्रॉस A का हर एक एलिमेंट आ जाएगा। मैंने बताया था ना, जब R इक्वल टू 5 हो जाए तो एम्प्टी रिलेशन, और जब रिलेशन पूरी की पूरी कार्टेशियन प्रोडक्ट के बराबर आ जाए तो यूनिवर्सल रिलेशन, देन दिस रिलेशन इज द यूनिवर्सल रिलेशन। ये डेफिनेशन दे दिया आपको रिफ्लेक्सिव की, कि अगर A कॉमा A रिलेशन के अंदर है फॉर एवरी A, ठीक है ना, फॉर एवरी A बिलोंग्स टू ए, देन दिस इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अगर A1 कॉमा A2 है तो A2 कॉमा A1 भी होना चाहिए, सिमेट्रिक रिलेशन। A1 A2 है, A2 A3 है तो A1 A3 भी होना चाहिए, तो क्या होगा, ट्रांजिटिव रिलेशन। बता दिया आपको। अब अपने को एग्जांपल, अब रिलेशन इन द सेट ए, इन द सेट ए का मतलब A टू A, समझ गए ना। किसी एक सेट के ऊपर रिलेशन कभी भी नहीं बनती। इन द सेट ए का मतलब A से A, मतलब R इज द सबसेट ऑफ A, बोलो A क्रॉस A, R इज द सबसेट ऑफ A क्रॉस A। समझ गए ना बात को? ठीक है। A relation R in the set A is said to be equivalence relation if R is reflexive, symmetric and transitive। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब एग्जांपल नंबर 2 पे आ जाओ। क्या बोला गया? Let T be any set of triangles, ठीक है। Let T be the set of all triangles in a plane। एक प्लेन के अंदर जितने भी ट्राइंगल्स पॉसिबल थे वो सारे के सारे आपने रख लिए, ठीक। विद रिलेशन आर इन टी, टी का मतलब एक सेट है टी जिसके अंदर सारे के सारे ट्राइंगल्स हैं, दूसरा भी टी है उसके अंदर भी सारे के सारे ट्राइंगल्स, सारे जितने पॉसिबल है भाई, सब दुनिया के जितने पॉसिबल ट्राइंगल्स हैं सारे, ठीक। अब दो ट्राइंगल आपस में रिलेशन तब होंगे जब एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब ऑल साइड्स इक्वल, ऑल एंगल्स इक्वल, ठीक है ना, जब एक को दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज कर सकते हैं,
देन दो ट्राइंगल्स क्या होते हैं आपस में, कॉन्ग्रुएंट। देन शो दैट इट इज इक्विवेलेंस रिलेशन, क्या शो करना है कि ये क्या है, एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? अब बेटा हमको क्या सीखना है, हमको सीखना है सर ऐसे लिखना है ना, अंग्रेजी में नंबर आए थे ना 93, अब हमें बताओ कैसे आए थे, बताते हैं, ठीक है ना। सिंपल सिंपल लिखना एक कला है भैया। सुनो, जैसे हम बोलेंगे आप वैसे ही बिल्कुल एज इट इज लिख के आओगे। कैसे? एज इट इज। ठीक, सबसे पहले आप सेट बता देना कि जो टी सेट है वो क्या है। सबसे पहला काम सेट बताना कि जिस सेट के ऊपर हम काम कर रहे हैं। अगर वो नॉन टू सेट नहीं है तो, अगर n है तो मतलब वो नेचुरल नंबर का सेट है, फिर तो आपको बताना क्या ही है। वो t एक नॉन टू सेट तो नहीं है, तो ये क्या सेट है बताओ भाई? सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन अ प्लेन। टी क्या सबसे पहले क्या लिखना है? अभी सबसे पहले क्या लिखना है? सेट। दिमाग में छाप ही जाना साथ साथ, आज के बाद दोबारा पढ़ना ना पड़े। ठीक, उसके बाद क्या लिखनी है सर? रिलेशन। पहले सेट लिखेंगे फिर रिलेशन लिखेंगे कि किस रिलेशन के अंतर्गत, ठीक है ना, ये इंक्लूड होगा या एक्सक्लूड होगा। तो रिलेशन क्या है? रिलेशन है सर T1 इज रिलेटेड टू T2 कब? सच दैट T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2। समझ आया भाई? कॉन्ग्रुएंट का सिंबल तो पता है, मैंने लगा दिया आपके लिए। अब पहली बात किसकी करेंगे? किसकी करेंगे? रिफ्लेक्सिविटी। कोई मेरा भाई बहन एक्स्ट्रा दिमाग ना लगाए, कोई भी देवी या सज्जन एक्स्ट्रा दिमाग ना लगाए, ठीक है ना। प्रॉपर इसी तरीके से चलेगा रिफ्लेक्सिविटी। अब बात करें रिफ्लेक्सिविटी की, तो एवरी ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ। हर एक ट्राइंगल खुद के साथ तो कॉन्ग्रुएंट होगा ही, नहीं होगा क्या? होगा। कोई भी आपने ट्राइंगल ले लिया, उसी के जैसा सेम ट्राइंगल एक बना लो। क्या है बात है? सेम बात है भाई। वो अगर आप कोई भी एक ट्राइंगल ले लें, कोई भी एक ट्राइंगल ले लें, ठीक है ना, और आप इस ट्राइंगल का क्या कर दें? कॉपी कर दें, क्लोन निकाल दें इसका, तो दोनों क्या है? सेम बात है, ठीक है ना। एवरी ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ। समझ आ गई होगी बात, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसका मतलब एवरी ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ T1, T1 बिलोंग्स टू T फॉर ऑल T1 बिलोंग्स टू T। जो ये बात नहीं लिखेगा वो फंसेगा भाई, सॉरी, बिलोंग्स टू R। T1, T1 बिलोंग्स टू R फॉर ऑल T1 बिलोंग्स टू T। ये डेफिनेशन में लिखवाया था ना, ये लिखना ही लिखना है भाई, कि हर एक ट्राइंगल खुद के साथ रिलेट होकर रिलेशन में दिख रहा है हर एक T1 के लिए, जो कि इस बड़े वाले सेट में होगा। बात समझ में आई नहीं है? अरे बात समझ में आई नहीं आई? आ गई, ठीक है ना। तो एवरी ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ, हेंस यहां पे क्या लिखोगे? R इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अरे समझ आया नहीं आया? एक काम हो गया, एक काम हो गया, बहुत बढ़िया। अगली बात पे चलो, दैट इज सिमेट्रिसिटी। सिमेट्रिसिटी में सर बात तब करेंगे जब चित्रा इज अ फ्रेंड ऑफ भावना। लेट कर लेंगे ना पहले तो, कि हाँ दोस्ती है। दोस्ती ही नहीं है तो बात ही नहीं कर सकते हम उसके ऊपर, तो हमेशा हम पहले लेट करेंगे। लेट पे हमेशा लेट T1, T2 बिलोंग्स टू R। भाई ये बात तो पहले मानेंगे हम कि हाँ ये रिलेशन के अंदर होगा ही होगा। अगर ये होगा तो इसका उल्टा भी होना चाहिए। सर पहले जो होगा इसका मतलब निकाल दो, दिस इंप्लाइज, इसका मतलब है T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2। भाई इसका मतलब तो यही है ना, T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2। बोला दिस इंप्लाइज T2 इज कॉन्ग्रुएंट टू T1। भाई साहब क्या दिक्कत है? अगर दो ट्राइंगल है
पहला वाला दूसरे वाले के बिल्कुल एक जैसा है, दूसरा वाला भी पहले वाले के जैसा ही होगा, सेम सेम टू सेम, सेम टू सेम। समझ में आ गई बात? यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दिस इंप्लाइज T2 कॉमा T1 बिलोंग्स टू R। अरे ठीक है, बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? सिमेट्रिसिटी, लेट T1 कॉमा T2 बिलोंग्स टू R, दिस इंप्लाइज T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2, दिस इंप्लाइज T2 इज कॉन्ग्रुएंट टू T1। T2 जो है वो T1 के साथ क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। दिस इंप्लाइज T2 कॉमा T1 बिलोंग्स टू R। यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है, यहां पे आप क्या बोलोगे? R इज सिमेट्रिक रिलेशन। R इज क्या? सिमेट्रिक रिलेशन। दोनों बातें बच्चों समझ में आई या नहीं आई, ये बता दो, जल्दी बताओ। आ गई ना समझ में? अब हम बात करते हैं तीसरे वाले की, दैट इज ट्रांजिटिविटी। ठीक, T1 इज रिलेटेड टू T2, मतलब दोनों आपस में क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। कोई दिक्कत वाली बात? भाई मान लेना, हमने लेट कर लिया कि T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर T2 इज कॉन्ग्रुएंट टू T3, सेम, कोई दिक्कत वाली बात? तो क्या बच्चों हम चेक करके देख लें कि ये वाला और ये वाला कॉन्ग्रुएंट है? बिल्कुल है भाई, एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज हो पा रहा है। अगर सुपर इम्पोज हो पा रहा है तो मतलब ये दोनों आपस में भी क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। बड़ी आसान सी बात है। समझ में आ रही है नहीं आ रही है? आ रही है बच्चों, ठीक है ना? तो अपने को क्या लेट करना है? लेट T1 कॉमा T2 बिलोंग्स टू R एंड T2 कॉमा T3 बिलोंग्स टू R। दैट इज T1 is congruent to T2 and T2 is congruent to T3, है ना भाई? इसका ये तो मतलब हुआ, दिस implies T1 is congruent to T3, this implies T1 comma T3 belongs to R, ठीक है ना? Hence R is transitive relation, hence R is transitive relation. This implies R is equivalence relation. So show that relation defined in the set A. A क्या है अब? Set of all triangles. जो T था वहां पे अब वो A है। उसके बाद T1 कॉमा T2 रिलेशन में तब होगा जब T1 इज सिमिलर टू T2 इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। पहले यहां तक प्रूफ करोगे, उसके बाद एक आध एक्स्ट्रा चीज आ जाती है, उसके ऊपर बात कर लेते हैं अभी, ठीक है ना? सबसे पहले क्या बोला था? सबसे पहले क्या बोला था? सेट। सेट का नाम यहां पर ए है, टी नहीं है। कई बार रिलेशन का नाम भी एस दे रखा होता है क्वेश्चन में, और हमारी डेफिनेशन, हमारे जो हाथ है वो आर पे सेट हो चुका होता है, ध्यान रखा करो। अगर रिलेशन का नाम मैं यहाँ पे एस रख दूँ तो बिलोंग टू आर नहीं होगा, बिलोंग टू एस होगा, समझा करो, ठीक है ना? ए क्या है? सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। अभी रिलेशन का नाम यहाँ पे आर ही है, ठीक है? T1 कॉमा T2 तब होगा जब T1 इज सिमिलर टू T2। फिर उसके बाद फर्स्ट क्या? रिफ्लेक्सिविटी। पहली बात इसकी होगी रिफ्लेक्सिविटी की। क्या बोलेंगे? एवरी ट्राइंगल इज
similar to itself. Every triangle is similar to itself. T1 comma T1 belongs to R for all T1 belongs to A. जिसने ये नहीं लिखा वो गलत है, अब तुमको देख लो. T1 कॉमा T2 लिखा था तूने, लिखा था ना, समझ गए? वो खुद के साथ पूछ रहे हैं हम. तो यहां पर क्या हो गया? R is रिफ्लेक्सिव रिलेशन. सेकेंड बात है प्यारे बच्चों, सिमेट्रिसिटी. लेट T1 कॉमा T2 बिलोंग्स टू R. इसका मतलब T1 इज सिमिलर टू T2. ये बात बहुत ही गलत है अपशगुन है. T1 बिलोंग सिमिलर टू T2 बिलोंग्स टू R. ये क्या बकवास है? कईयों ने लिखा है T1 सिमिलर टू T2 बिलोंग टू R. अरे भैया, रिलेशन में तब होता है जब वो ऑर्डर्ड पेयर में हो. कोई चीज़ ऑर्डर्ड पेयर में होगी तब रिलेशन में होगी ना. T1 कॉमा T3 ऐसे थोड़ी रिलेशन के अंदर कोई चीज़ होती है. तो उसकी फॉर्म तो देख लो. ये सही बात है. इसका मतलब T2 इज सिमिलर टू T1. इसका मतलब T2 कॉमा T1 बिलोंग्स टू R. ऐसे लिखते हैं T2 कॉमा T1 बिलोंग्स टू R. देन R इज सिमेट्रिक रिलेशन. R क्या है? सिमेट्रिक रिलेशन है. थर्ड क्या है? ट्रांजिटिविटी. ठीक है ना. ट्रांजिटिविटी में क्या होता है भाई? लेट T1 कॉमा T2 बिलोंग्स टू R एंड T2 कॉमा T3 बिलोंग्स टू R. ये बात समझ में आ गई होगी. तो इसका क्या मतलब होता है? T1 इज सिमिलर टू T2 एंड T2 इज सिमिलर टू T3, which implies T1 is similar to T3, which implies T1 comma T3 belongs to R. Hence R is transitive relation. तो R is an equivalence relation. समझ आया? यहाँ तक कोई आपत्ति, परेशानी, दिक्कत, दुविधा, संकट है तो बताओ. नहीं है? बढ़िया एकदम. अब बात करते हैं इसके आगे की. इसके आगे की जो बात होगी उसको पढ़ लेते हैं एक बार ज़रा. देखो, छोटी सी बात हम आपको समझाना चाहेंगे कि अगर दो ट्राइंगल, ये है ABC और एक ट्राइंगल है DEF, अगर ये दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर हैं, ठीक है, तो इस बात का क्या मतलब होता है? AB अपॉन DE इज इक्वल टू BC अपॉन EF इज इक्वल टू AC अपॉन TF. नाम बहुत मैटर करता है. ये तब है जब ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEF. जो आगे के दो हैं वही इधर आने चाहिए, DE. अगर AB है तो DE लेना है, BC है तो इसका साथ में क्या आ रहा है? EF, तो EF लेना है. और फिर पहला आखिरी AC तो फिर DF, पहला आखिरी. नाम बहुत मैटर करता है. ठीक. और उसके अलावा एंगल A, पहला तो पहला, फिगर मैटर नहीं करता, नाम मैटर करता है. एंगल B इज इक्वल टू एंगल E एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल F. ये 6 बातें ट्रू होती हैं जब दो ट्रायंगल आपस में क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं. अब उन्होंने हमसे क्या पूछा है? उन्होंने पूछा आपके पास 3 राइट ट्रायंगल है, बताओ आपस में रिलेटेड हैं या नहीं है. ठीक है ना. अगर हम T1 की बात करें तो जो इसकी साइड्स हैं वो क्या हैं? इसकी साइड्स हैं
इसकी साइड्स हैं 3, 4, 5। अगर T2 की बात करें तो इसकी साइड्स क्या हैं 5, 12, 13। और अगर हम T3 की बात करें तो उसकी साइड्स क्या हैं 6, 8, 10। देखो बच्चों, आप यहाँ कह सकते हो फॉर T1 एंड T3 3/6 इज इक्वल टू 4/8 इज इक्वल टू 5/10 विच इज इक्वल टू 1/2। क्योंकि T1 और T3 में कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है वो सेम आ रहा है, तो हम कह सकते हैं T1 इज सिमिलर टू T3। अगर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम नहीं होता तो ट्राइंगल सिमिलर भी नहीं होते। यहाँ तक क्लियर है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है? यहाँ तक एकदम क्लियर सारी बातें। चलो आगे बढ़ते हैं। L इज द सेट ऑफ ऑल लाइन्स इन अ प्लेन। L क्या है? सेट ऑफ ऑल द लाइन्स इन अ प्लेन, ठीक है। R क्या है? रिलेशन। किसके ऊपर? L के ऊपर। L क्या है? सारी लाइन्स। तो दो लाइन आपस में तब रिलेटेड होती हैं जब एक दूसरे के क्या हो? परपेंडिकुलर है। तो बताओ ये रिलेशन इक्विवेलेंस है या नहीं है? सर पहली बात तो ये रिफ्लेक्सिव ही नहीं है। हर लाइन खुद के परपेंडिकुलर नहीं होती। पहले तो आप क्या लिखोगे? सेट। सेट क्या है? L, सेट ऑफ ऑल द लाइन्स इन अ प्लेन लिख दोगे। फिर आप क्या लिखोगे? R, रिलेशन क्या है? L1, L2 सच दैट L1 इज परपेंडिकुलर टू L2 लिख सकते हो भाई ऐसे। फिर फर्स्ट पार्ट रिफ्लेक्सिविटी, नो लाइन कैन बी परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ, हेंस R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। बात समझ में आ गई? सेकेंड बात सिमेट्रिसिटी, लेट L1, L2 belongs to R. This implies L1 is perpendicular to L2. This implies L2 is perpendicular to L1. Obviously, अगर L1 perpendicular है L2 के तो L2 भी तो perpendicular है किसके? L1 के। R is symmetric relation. समझ में आ गई बात? फिर बात करोगे किसकी? ट्रांजिटिविटी की। उसमें क्या बोलोगे? लेट L1, L2 belongs to R and L2, L3 belongs to R. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है L1 is perpendicular to L2 and L2 is perpendicular to L3, बना भी देना चाहो तो, but L1 is parallel to, अगर L1 परपेंडिकुलर है L2 के और L2 परपेंडिकुलर है L3 के तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये दोनों भी आपस में परपेंडिकुलर होंगी, ये दोनों आपस में पैरेलल भी तो हो सकती हैं। Hence R is not transitive relation। समझ में आई बात? नहीं आई? कोई दिक्कत वाली बात? ये तो ये कौन सी रिलेशन नहीं है? ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन बिल्कुल भी नहीं है। आगे बढ़ो जी, बोलो बोलो। समझ नहीं आने वाला। L1 अगर L2 के परपेंडिकुलर है तो L2 L1 कैसे होगा? ये लाइन है, ये लाइन है। L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, मतलब L1 और L2 के बीच में एंगल कितना? 90 डिग्री। तो L2 और L1 के बीच में कितना है? L2 इज परपेंडिकुलर टू L1। अब भी नहीं दिख रहा? पहले तेरे पास क्या था? L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, L2 इज परपेंडिकुलर टू L1। अब भी नहीं दिख रहा? चलो आगे देखो भाई। एग्जाम्पल नंबर 4, शो दैट रिलेशन आर इन द सेट 1, 2, 3। रिलेशन किसके ऊपर है? इन द सेट 1, 2, 3 मतलब अपना सेट जो है वो क्या है? ए इज व्हाट? 1, 2, 3, ठीक है। रिलेशन क्या दे रखी है? 1, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 2, 2, 3। रिफ्लेक्सिव है? सिमेट्रिक है? नहीं। क्यों? 1, 2 है, 2, 1 नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम सीधा सीधा एग्जाम्पल देते हैं। ना बोलने के लिए क्या करना होता है?
एग्जाम्पल देना होता है, एग्जाम्पल मतलब बहाने देने होते हैं। हाँ सही है, ठीक है ना बोलने के लिए तो आपको सीधा एग्जाम्पल देना और बात खत्म, प्रूव करने की जरूरत नहीं होती। कैसे? देखो आप इसके अंदर क्या बोलोगे, पहले तो आप सबसे पहले क्या लिख दोगे, आपका करने का तरीका वही रहना चाहिए, सेट। सेट क्या है? 1 2 3। उसके बाद क्या लिखोगे? रिलेशन। रिलेशन क्या है बेटा? 1 1 1 1 2 2 3 3 1 2। पहली बात क्या करोगे आप, क्या बोलोगे आप? A कॉमा A फॉर ऑल A बिलोंग्स टू A, ठीक। हेंस R इज, समझ आ रहा है? सेकंड बात आप क्या बोलोगे बच्चों? सिमेट्रिसिटी। सिमेट्रिसिटी में आपको क्या दिख रहा है? हाँ, सिमेट्रिसिटी में आप क्या बोलोगे कि 1 कॉमा 2 बट 2 कॉमा 1 डज नॉट बिलोंग्स टू R, R इज नॉट। यहाँ पे देखो 1 एक की दोस्ती 2 के साथ, 2 की 3 के साथ, लेकिन 1 और 3 की आपस में दोस्ती नहीं है। तो ट्रांजिटिविटी क्या बोलोगे? 1 कॉमा 2 बिलोंग्स टू R, 2 कॉमा 3 बिलोंग्स टू R, बट 1 कॉमा 3 डज नॉट बिलोंग्स टू R, R इज नॉट। समझ आ रहा है? नहीं आ रहा? कोई दिक्कत वाली बात नहीं? नोट कर लिया, आगे बढ़ूं। ये क्वेश्चन है जो पेपर में आएगा ही आएगा, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 5, मतलब आने वाले जो क्वेश्चंस हैं। अब वो क्वेश्चन की बात करते हैं जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। आओ इसके ऊपर हम प्रैक्टिस करेंगे जी। पढ़ना जरा एक बार ट्राई करना जितना आप कर सकते हो। आंटी को पैसे दे देना, अंदर से ले लो आंटी। ठीक है, पढ़ो भैया। शो दैट आ जाओ भाई। सबसे पहले क्या करते हैं? सेट लिखते हैं। सेट क्या है यहाँ पे? Z, ठीक है ना। सेट क्या है? Z। Z क्या होता है? सेट ऑफ, लिख दिया। फिर क्या लिखेंगे हम? रिलेशन। देखो रिलेशन क्या है? A और B आपस में तब रिलेट होते हैं जब 2 डिवाइड्स A माइनस B। देखो हम जितना सिंपल हो पाएगा उतना सिंपल बनाएंगे इस चीज़ को। सर अगर दोनों को माइनस करके जो नंबर आ रहा है वो 2 से डिवाइड होगा, वो तभी हो सकता है जब वो नंबर 2 से, वो तभी होगा जब वो नंबर 2 का क्या हो? मल्टीपल हो। कोई भी नंबर 2 से कब डिवाइड हो सकता है? जब वो 2 का क्या हो? मल्टीपल हो। तो ये क्वेश्चन में 2 डिवाइड्स A माइनस बी ऐसे भी लिखा हो सकता है, A माइनस बी इज अ मल्टीपल ऑफ 2 ऐसे भी लिखा हो सकता है, एक ही बात। या A माइनस बी इज एन इवन नंबर। इवन नंबर मतलब अपने आप से, ऑब्वियसली इट इज अ मल्टीपल ऑफ 2। मतलब सवाल एक ही है, वो अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है। तो हम इसको सबसे सिंपल जो होता है वो क्या होता है? हम क्वेश्चन को किसमें चेंज कर देते हैं? मल्टीपल में। A माइनस बी इक्वल टू 2P। P मतलब कुछ भी, हेयर P बिलोंग्स टू Z, कुछ भी हो सकता है 2। नमस्कार जी, ठीक है ना। P बिलोंग्स टू Z, यहाँ तक कोई दिक्कत? क्लियर है एकदम? ओके। अब हम बात करेंगे सबसे पहले किसकी? रिफ्लेक्सिविटी की। रिफ्लेक्सिविटी की देखो, रिफ्लेक्सिविटी में अब यहाँ पर अपने पास ये पॉसिबिलिटी तो नहीं है
ये पॉसिबिलिटी तो नहीं है कि हर एक नंबर को चेक किया जाए, क्योंकि इंटीजर में तो नंबर बहुत ज़्यादा है, नंबर बहुत ज़्यादा है। जब नंबर बहुत ज़्यादा है तो आप कैसे कर सकते हो? देखो, आपने बोल दिया फॉर ए बिलोंग्स टू जेड, कोई भी ए, ठीक है ना। अगर मैं ए को ए में से ही माइनस करूं तो कितना आएगा? 0 इज अ मल्टीपल ऑफ 2, 0 is a multiple of 2. You can write 0 as 2 into 0. नहीं बात समझ में आ गई? आ गई। तो hence a comma a belongs to R for all a belongs to, क्या नाम सेट का? Z. a comma a belongs to R for all a belongs to Z. Hence R is reflexive रिलेशन। समझ आ रीजन? यहां तक समझ आ गई बात? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? एकदम नहीं है। सर अब बात कर लेते हैं किसकी? सेकंड बात, दैट इज सिमेट्रिसिटी। सिमेट्रिसिटी के अंदर हम सबसे पहले क्या लेके चलते हैं? लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, मान के चलते हैं कि रिलेशन के अंदर होगा। तो भैया अगर a माइनस बी बिलोंग्स टू r, इसका मतलब है a माइनस बी इक्वल्स टू 2p, वेयर p बिलोंग्स टू व्हाट? z। 2 इज एनी मल्टीपल, z क्यों बोल रहे हो सर? पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, समझ रहे हो, लेकिन होगा 2 का कोई ना कोई मल्टीपल ही। समझ में आ गई बात? अच्छा सर, अगर आप यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते तो ये हो जाएगा b माइनस ए इक्वल टू 2p। सर b माइनस ए इक्वल टू माइनस, समझ है ना भाई? b माइनस उधर चला गया। सर जो नेगेटिव में भी रहेगा, लेकिन रहेगा तो 2 का मल्टीपल ही यार। -2, -4, -6, -8, दीज आर ऑल्सो मल्टीपल्स ऑफ 2। तो b माइनस ए बी क्या रहा? 2 का मल्टीपल ही रहा। दिस एम्प्लाइज this implies b comma a belongs to R, hence R is symmetric relation. Transitivity, reflexive relation, R is symmetric relation, transitivity. अच्छा सुनो, अब सुनो, let a comma b belongs to R, b comma c belongs to R। दो बातें अपने को मान के चलनी होती है, बड़े इंपॉर्टेंट है। ये वाला देख लो, इधर रटना पड़ेगा आपको। दो बातें आपने मान लेनी है, दैट इज a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड b कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। इस बात का क्या मतलब है भाई? a माइनस बी इक्वल टू 2p, वेयर p बिलोंग्स टू z, b माइनस सी इक्वल टू 2q, वेयर q बिलोंग्स टू z। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। You have to add these equations. तो a माइनस बी प्लस बी माइनस सी इक्वल्स टू 2p प्लस 2q, प्लस बी से माइनस बी कट गया, a माइनस सी इक्वल टू 2 बाहर p प्लस q। p प्लस q इज अगेन इंटीजर, ऑब्वियसली इंटीजर प्लस इंटीजर इज इंटीजर, वेयर p प्लस q is equal to say r which is integer, जो कि क्या होगा? एक इंटीजर ही होगा। तो इसका मतलब a माइनस सी भी क्या होगा? 2 का मल्टीपल ही हो गया। दिस एम्प्लाइज a कॉमा सी बिलोंग्स टू r, ठीक है ना? हेंस r इज ट्रांजिटिव रिलेशन। सो r इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या आपको यहां तक बात समझ में आई? नहीं आई? अब इसी क्वेश्चन में बोल दिया जाए फाइंड इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 4, ऐसे ये सिंपल होता है।
ये सिंबल होता है इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 4। हाँ, ग्रेटेस्ट इंटीजर का भी यही होता है, लेकिन रिलेशन के अंदर जो ये सिंबल होता है ये इक्विवेलेंस क्लास का होता है, ठीक है ना। इसको ऐसे लिख सकते हैं फाइंड दिस, या बोल सकते हैं फाइंड द एलिमेंट्स। एक बार एनसीईआरटी देना। सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स, फाइंड के बाद सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 4। वो सारे एलिमेंट जो किससे रिलेट करें, 4 से रिलेट करें। ठीक है, तो आप बताइए इसमें आप क्या कर सकते हो। देखो इसमें आपको क्या करना होता है, वो सारे एलिमेंट जो किससे रिलेट करें, 4 से। तो अपने पास रिलेशन थी a माइनस बी इक्वल टू 2 का मल्टीपल, सही है। वो सारे एलिमेंट जो किससे रिलेट करें, 4 से, तो आप a की जगह पे 4 फिक्स कर दोगे। a की जगह पे क्या फिक्स कर दोगे, 4। पहले वाले एलिमेंट की जगह पे क्या पुट कर दोगे, 4। अब जो जो b की जगह पे आ सकता है वो सारे के सारे a से रिलेटेड है। भाई 4 की क्या क्या इमेज बन सकती है साथ में वो बतानी है ना अपने को, ठीक है ना। तो वो सारे के सारे एलिमेंट जो 4 से क्या है, रिलेटेड हैं, वो बताओ आप बताओ आप b की जगह पे क्या क्या रख सकते हो। बच्चा बोलेगा सर 0 रख सकता हूँ, 0 रखूंगा तो क्या आएगा, 2 का मल्टीपल आएगा। अच्छा 2 रख सकता हूँ, -2 भी रख सकता हूँ क्या, तो बेसिकली 2 ना रख करके +-2 बोल दो। 3 रख सकता हूँ क्या, नहीं, 3 रखूंगा तो क्या होगा, वो 2 का मल्टीपल नहीं आएगा। तो क्या रख सकता हूँ, +-4 +-6 +-8 ... समझ आया नहीं आया, समझ आया नहीं आया, इसको बोलते हैं इक्विवेलेंस क्लास। और क्या, ठीक है। अगर मैं इस क्वेश्चन में आपसे पूछ लूँ इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 3, तो बच्चों आपको क्या करना है, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 3 का मतलब आप यहां पर 3 रख चुके हो, लगा रख लिया करो कहीं साइड पे ताकि गलती ना हो। क्या रखूं, +-1 +-3 +-6 नहीं, +-5 +-7। दीज आर कॉल्ड इक्विवेलेंस क्लासेस। समझ आया नहीं आया, आ गया, नोट करो जल्दी से। इनको क्या कहते हैं, इक्विवेलेंस क्लासेस। इक्विवेलेंस क्लास हमेशा इक्विवेलेंस रिलेशन में ही निकाल सकते हो आप। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि कोई रिलेशन इक्विवेलेंस नहीं है और आप इक्विवेलेंस क्लास लगाने बैठ जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। इसमें 3 वाले में ना, देख अगर मैं b की जगह पर 0 रखूंगा तो क्या आएगा, 3 - 0 कितना आएगा, 3, वो 2 का मल्टीपल है। यहाँ तक कोई दिक्कत, डाउट, परेशानी नहीं है, सब समझ में आ रहा है एकदम बढ़िया। आगे देखो, तो ये वाली कहानी अपनी डन हुई। देखो इक्विवेलेंस क्लासेस जितनी भी होती हैं वो सारी आपस में क्या होती हैं, डिसजॉइंट होती हैं। अभी आपने देखी थी 4 की और 3 की, उसमें कुछ कॉमन आ रहा था क्या, नहीं। इक्विवेलेंस क्लासेस आर ऑलवेज डिसजॉइंट सेट्स, लिख लो कहीं पे, इक्विवेलेंस क्लासेस आर ऑलवेज डिसजॉइंट सेट्स। इक्विवेलेंस क्लासेस हमेशा क्या होती हैं, डिसजॉइंट होती हैं दूसरे के। अब ये सारे क्वेश्चंस हैं जिसमें से कुछ क्वेश्चन आपको याद रखने पड़ते हैं, जो मैं आपके साथ एक बार डिस्कस कर देता हूं बेटा। लेकिन अगली बार से अगर पेपर में आएगा तो आपको 1 मिनट भी सोचना नहीं है, आपके दिमाग में एग्जाम्पल छपे होने चाहिए पहले से, ठीक है ना। अब वो टाइम आ गया है कि आपके दिमाग में एग्जाम्पल्स
छपे होने चाहिए, सोच नहीं सकते आप पेपर में बार बार जाके। जिसमें मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 की और क्वेश्चन नंबर 4 की भी कह सकता हूँ और क्वेश्चन नंबर 5 की। दिमाग में एग्जाम्पल छपे होने चाहिए, ठीक है। आ जाओ। शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट आर ऑफ रियल नंबर्स। सुनो सुनो सुनो, ये इसका ध्यान रखना बेटा पेपर में, ये कंफ्यूजन है वैसे तो। देखो रिलेशन के लिए भी आर यूज़ कर रहा है और रियल नंबर के लिए भी आर यूज़ कर रहा है, हालांकि इसको थोड़ा बोल्ड है ये, और ये सिंपल आर है। हाँ बनाएंगे वो पेपर में, बोल्ड बनाएंगे, रियल नंबर वाले को बोल्ड और बड़ी क्लासेस में जाके आप समझोगे कि कभी रियल नंबर कभी रिलेशन सिंबल था ही नहीं आर का, रियल नंबर का सिंबल कभी आर था ही नहीं। क्या था? ये था 1 आर, ठीक है। नेचुरल एन कुछ नहीं होता, 1 एन होता है, ठीक है ना। इंटीजर के सेट ये होता है ऐसे, ठीक है ना। क्वोशंट के साथ भी आप ऐसे कुछ 1 लगा देते, ऐसे लगा देते, वो रैशनल नंबर, ठीक है ना। तो ये आप अभी 12th के जस्ट बाद जब कॉलेज में जाओगे तो उसका टीचर आपको बताएगा और बड़ा चौड़ा होगा कि देखो हम तुम्हारी सही करा रहे हैं गलती, अब है ही नहीं एनसीईआरटी में, हम क्या करें, ठीक है ना। तो बता दे रहे हैं आपको कि ये आर जो है वो बोल्ड में लिख देते हैं, थोड़ी कन्फ्यूजन क्रिएट करता है ना बच्चों के दिमाग में। आर फॉर रिलेशन ऑल्सो, आर फॉर रियल नंबर ऑल्सो। तो आपको यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई थोड़ा बोल्ड बना रखा है, ये रियल नंबर का है, तो बताएगा भी। इसीलिए बहुत बार क्वेश्चंस में थोड़ा थोड़ा चेंज करने लग गए हैं, बोर्ड में रिलेशन को एस से डिनोट कर देते हैं, क्योंकि रियल नंबर को तो चेंज नहीं कर सकते, तो इसीलिए करते हैं वो सब ये, ठीक है। चलो एनीवे धीरे धीरे कर देंगे एनसीईआरटी में सुधार। शो दैट रिलेशन आर इन द सेट आर ऑफ रियल नंबर डिफाइंड एज, कि रिलेशन के अंदर कोई एलिमेंट तब आएगा जब पहला वाला एलिमेंट छोटा या बराबर होगा बी के स्क्वायर के, इज नीदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। ना तो वो रिफ्लेक्सिव होगा, ना ही वो सिमेट्रिक होगा, और ना ही वो ट्रांजिटिव होगा। पेपर में ना नहीं बोलते, बोलते हैं चेक करके बताओ। तो आपको अगर रटे हुए होंगे चीज़ें तो आपको पता होगा कि हाँ ये नहीं था, हमने एग्जाम्पल पढ़ा था। इसका एग्जाम्पल दो कि जब में रिफ्लेक्सिव ना हो, बताओ जी। आर क्या है, सेट क्या है भाई, रियल नंबर। सब रियल नंबर्स ऐसी चीज़ है जिसका कोई अंत नहीं है। पॉइंट में भी सोच सकते हो, फ्रैक्शन में भी सोच सकते हो, नेगेटिव कहीं भी सोच सकते हो, हाँ सैम्पल पेपर में आते हैं क्वेश्चन, ठीक है। और रिलेशन क्या है, रिलेशन क्या है, ए कॉमा बी आपस में रिलेटेड है कब, व्हेन ए छोटा है या बराबर है बी के स्क्वायर के। ए छोटा है या बराबर है किसके, बी के स्क्वायर के। जी बताओ। क्या लिखूं, माइनस ए, माइनस ना नंबर दे बताना, एग्जाम्पल बताना तो 2 लिख देता हूँ। -2 क्यों, 2 पे दिक्कत क्या है? सुन 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 सुन, 1 तो गड़बड़ हो जाएगा, 1 तो बराबर होता है, ना इधर बताना नहीं है, ना इधर होता है। अगर पेपर में ऐसे ना पता होगी क्या बताना है तो सही हो जाएगा ये, तुम सही प्रूफ करके आ जाओगे। इसको कैसे कर दोगे सही प्रूफ जब है ही नहीं सही? तो पता कह दो आप एक बार, हम कर वो हमारा काम है। हम ऐसे नहीं होता ना, आपको सोचना पड़ेगा ना। देखो 1 के लिए तो ये ट्रू है, बात सही है। 2 के लिए सोचो, 2 छोटा है क्या 2 के स्क्वायर से? हाँ सही बात तो है। अच्छा आप -2 बोल रहे हो तो ठीक है, -2 भी छोटा है -2 के स्क्वायर के, सही बात तो है। 4 से छोटा होगा, हाँ फ्रैक्शन में जाएंगे, 1/2 लेंगे भैया। फ्रैक्शन एक ऐसी चीज है, फ्रैक्शन भी कौन से फ्रैक्शन, 0 से लेके 1 के बीच वाले फ्रैक्शन, 0 से लेके 1 के बीच में जितने भी फ्रैक्शन है, इनका जो स्क्वायर होता है वो इनसे छोटा होता है, क्योंकि ये कौन से फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शंस है। प्रॉपर फ्रैक्शंस का जो स्क्वायर होता है 1/2 का स्क्वायर जो है वो 1/2 से क्या होगा, छोटा होगा। कितना होगा, 1/4। और क्यूब तो और ही छोटा होगा,
तो अगर मुझे उल्टा जाना है कभी भी, ऐसे नंबर सोचने हैं जिसका स्क्वायर करने पर छोटा हो जाए और क्यूब करने पर और छोटा हो जाए, तो वो कौन से एग्जाम्पल कहां से उठाओगे आप? प्रॉपर फ्रैक्शंस। ये दिमाग में बिठा लो ना। ये बोल रहा है हमेशा नंबर का स्क्वायर नंबर से बड़ा आएगा। आपके पास ऐसे एग्जाम्पल ऑलरेडी हैं जिनका स्क्वायर करने पे वो नंबर से क्या आता है? बड़ा आता है। तो ये आपके दिमाग में खटकना चाहिए कि ऐसी रिलेशन तो नहीं पॉसिबल भाई। समझे बात को? नहीं समझे? समझ गए, ठीक है ना। तो आप एग्जाम्पल क्या दोगे बच्चों? आप एग्जाम्पल यहां पे दोगे फॉर 1,2 1,2। रिफ्लेक्सिव की बात कर रहे हो ना, खुद के साथ रिश्ता। 1/2 इज नॉट लेस देन 1/2 बड़ा होता है 1/2 के स्क्वायर से, तो R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। समझ आया भाई? नहीं आया? अरे आया नहीं आया? सेकंड बात कर रहे हैं सिमेट्रिसिटी की। सर एक ऐसा नंबर सोचो जो पहला वाला तो रिलेट करे लेकिन उसका उल्टा ना करे। पहला तो रिलेट करे लेकिन दूसरा वाला ना करे। 2,4 पूछ रहा हूं मैं तो आपसे। 2 छोटा होता है 4 के स्क्वायर से, सही बात है वैसे तो 4 छोटा या बराबर होता है 2 के स्क्वायर से, नहीं तो सही बात है। इक्वल भी तो है, ये तो सही बात है। हैं 8 ले लो। अरे बहुत एग्जाम्पल है। 1 के साथ कुछ भी ले लो, 1 के साथ एनी नंबर, एनी। एग्जाम्पल की कमी थोड़ी है। 1 के साथ कोई भी नंबर ले लो, 1 छोटा होगा 2 के स्क्वायर से, लेकिन 2 छोटा होगा क्या 1 के स्क्वायर से? मैं कह रहा हूं इधर 1 फिक्स करके कुछ भी ले लो। नहीं समझ में आ रही बात? एग्जाम्पल्स की कोई कमी नहीं है। यहां वाले एग्जाम्पल को दिमाग में रखना है। कौन से लेने हैं? प्रॉपर से लेने हैं। यहां वाले समझ में आगे? नहीं आए बेटा? आ गए। एक को आपने क्या रख दिया? आप क्या बोलोगे? लेट 1,2 बिलोंग्स टू आर। बात तो सही है। 1 इज लेस देन इक्वल टू 2 स्क्वायर, बट 2 इज लेस देन इक्वल टू 1 स्क्वायर, विच इज नॉट ट्रू। उल्टा करूंगा तो बात नहीं बनेगी। मतलब 2,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, 2,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक, नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक। अब बात कर लो बेटा नॉट ट्रांजिटिव की। थर्ड बात कर लो किसकी? ट्रांजिटिविटी। ऐसे एग्जाम्पल सोच के बता दो जिसमें दोनों में काम चल जाए। पहले वाले दोनों में काम चल जाए लेकिन तीसरे वाले में ना चले। सोचो बच्चों, प्यारे बच्चों। ए छोटा रहे बी के स्क्वायर से, फिर बी छोटा रहे सी के स्क्वायर से, लेकिन ए क्या हो जाए? बड़ा हो जाए किससे? सी के स्क्वायर से। ऐसा कुछ सोचना है आपको। ए छोटा रहे बी के स्क्वायर से 64 छोटा है 4 के स्क्वायर से, सही है। 64 छोटा, सॉरी बड़ा है। उल्टा कर लो ना फिर। बताओ 16 छोटा या बराबर है 4 के स्क्वायर, सही बात है। 4 छोटा या बराबर है, सही है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा उसके बाद? 16,2 करेगा क्या बिलोंग? करेगा।
छोटा है 2 अरे आ तो गया यार, 16,4 आ गया, फिर 4,2 आ गया। अब 16,2 के पे चेक करो ना, नहीं करेगा भाई, 16 बड़ा हो जाएगा। इसमें इक्वल टू वाले केस में इक्वल टू के केस में जा सकते हो आप, क्या दिक्कत है? वही तो क्या एक एग्जांपल और बता रही है मुस्कान, बोल भाई तू भी बोल। 6,3, 6 छोटा है 3 के स्क्वायर से, सही है। फिर 3 छोटा है 2 के स्क्वायर से, हाँ तो 6 बड़ा हो जाएगा, ये भी बात सही है। समझे नहीं समझे? एग्जाम्पल बनाने आने चाहिए, बना दो जो तुम्हें पसंद। 2 एग्जाम्पल बना दिए हमने, 16, 4, 4, 2 और फिर 16, 2 और एक है 3, 6, 3, 3, 2, 6, 2। जो तुम्हें सही लग रहा है वो लिख लो, जल्दी से लिखो। अब इसको अगला वाला थोड़ा बड़े पेज पे करेंगे। क्वेश्चन नंबर देखो भाई, अगर एक ए सेट है, एक रिलेशन है ए से ए पे, ठीक, रिलेशन किस पे? ए से ए पे, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितने? एन है। तो आप बताओ टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस इन ए कितनी होती है, जल्दी बताओ। 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस ए, 2 की पावर भाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस ए कितना होगा? समझ गए? ठीक, ये है पहली चीज, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस। याद रखना बेटा ये सारी चीजें, एक एक नंबर में आ रहे हैं इस साल ये क्वेश्चन। नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन इन ए इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस माइनस एन, 2 की पावर एन स्क्वायर माइनस एन, 2 की पावर एन स्क्वायर माइनस एन। अगली बात, नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशंस इन ए इज इक्वल टू 2 की पावर एन स्क्वायर प्लस एन, उसमें माइनस एन है उसमें प्लस। 2 की पावर एन स्क्वायर माइनस एन क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव, और एन स्क्वायर प्लस एन क्या हो गया? सिमेट्रिक। ये कैसे आया? उसके लिए आपको डायगोनलाइजेशन पढ़ना पड़ेगा। कोई मैट्रिसेस है, बता देता हूँ, कोई मैट्रिसेस है एन क्रॉस एन ऑर्डर की होती है, तो डायगोनल में कितने एलिमेंट होते हैं? एन। इसके सबसेट टोटल कितने बनेंगे? 2 की पावर एन स्क्वायर। डायगोनल वाले कितने बनेंगे? 2 की पावर एन। छोड़ दे। लीनियर अलजेब्रा एक टॉपिक है, लीनियर अलजेब्रा चैप्टर है, बीएससी का बुक है, एक पूरी की पूरी सब्जेक्ट है। उसमें जब पहली क्लास वो आपको पढ़ाएंगे ग्रुप थ्योरी, तो ग्रुप थ्योरी पढ़ाने से पहले आपको बताएंगे कि नंबर ऑफ रिलेशंस कैसे बनती हैं, ठीक है ना, ग्रेजुएशन में जाते ही, ठीक है। हमने आपको फॉर्मूला दे दिया, आपके आ रहा है पेपर में ना, आपके क्यों आ रहा है पता नहीं, इस साल के सैम्पल पेपर्स में मैं देख रहा हूँ, बच्चों के प्री बोर्ड्स में देख रहा हूँ, तो मैंने करा दिया फॉर्मूला, ठीक है ना। जब दिख रहा है मुझे कि हाँ बच्चों के पूछ रहे हैं, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस पूछ रहे हैं, नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशंस पूछ रहे हैं, तो आपको बता देता हूँ फॉर्मूला। अगर आप पेपर में आएगा तो आप लिख के आ जाना भैया, ठीक है ना। एक छोटी सी बात और भाई, ट्रांजिटिव के नंबर ऑफ रिलेशन नहीं निकाल सकते, डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता। नेक्स्ट है नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशंस। देखो
नंबर ऑफ, अब अगर कोई सेट है आपके पास, जो रिलेशन होती है वो किसके ऊपर होती है? ए टू ए में होती है। किसमें होती है? ए टू ए में होती है, ठीक है। तो अगर ए सेट के अंदर एक ही एलिमेंट है, कितना एलिमेंट है? एक ही एलिमेंट है, दैट इज n इक्वल टू 1, ठीक है। तो इसमें इक्विवेलेंस रिलेशन भी कितनी बन सकती है? एक ही बन सकती है, दैट इज ओनली 1। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 2 हैं, तो आप सबसे पहले 1 तो लिखेंगे ही लिखेंगे, फिर इन दोनों को आप ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे? जहाँ पे आपने ख़त्म किया था वहीं से आप शुरू करेंगे और इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए। कितना आएगा? 2। तो इसके अंदर कितनी रिलेशंस होती हैं? इक्विवेलेंस रिलेशन कितनी हो सकती हैं? 2। मतलब अगर मैं आपको एक सेट दे दूँ a इक्वल टू a कॉमा b और मैं बोलूँ आपके पास एक रिलेशन है a से a पे, तो आप बताओ इसके अंदर कितनी इक्विवेलेंस रिलेशन बन सकती हैं? तो आपका आंसर कितना होगा? 2। ये आते हैं क्वेश्चन MCQ, एलिमेंट उतने ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट 3 होंगे, जहाँ पे ये ख़त्म हुआ वहीं से शुरू करोगे, इन दोनों को ऐड करो, कितना आया? 3। किन दोनों को? इन दोनों को। फिर इन दोनों को ऐड करो, कितना आएगा? 5। कितनी बन सकती हैं? 5। इक्विवेलेंस रिलेशन कितनी बन सकती हैं यहाँ पे? 5। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएं? 4 हो जाएं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएं? 4 हो जाएं, तो देखो जहाँ से ख़त्म किया वहीं पे आगा। 5 और 2 7, 7 और 3 10, 10 और 5 15 इक्विवेलेंस रिलेशन। ये MCQ में अगर क्वेश्चन आएगा, जहाँ पे ख़त्म हुआ वहाँ से शुरू किया, इन दोनों को ऐड किया, कितना आया? इन दोनों को ऐड कितना आया? इन दोनों को ऐड कितना आया? जो लास्ट में आया वही नंबर ऑफ रिलेशंस है, इक्विवेलेंस रिलेशंस। अब तुम 5 वाला तुम बता दो। तो हम फिर 5 का मुझे पूरा स्टैटिक से बनाएंगे। तुम याद रखोगे ना, अगर तुम भूल गए तो मैंने तुम्हें बताना सिखा दिया है कि कैसे सिखाते हैं। अगर ये ज़्यादा का पूछ नहीं पूछते हैं, NCERT में सिर्फ एक ही क्वेश्चन है एग्जाम्पलर में 3 वाला, जिसका आंसर कितना है? 5 है, ठीक है। हालांकि हम इसके ऊपर क्वेश्चन और करेंगे। कितना? 37। अच्छा मैं 7 बोल रहा हूँ। नहीं 37 बोला, 37 प्लस 15 से तो करेंगे। नहीं 15 प्लस 20 5 20 27 37, हाँ 52। कितनी इक्विवेलेंस रिलेशन बनेंगी? 52। समझ गए बात को? ये था आपका टॉपिक रिलेशंस, ठीक है ना, जिसमें हमने पहले सेट से शुरू किया, सबसेट पढ़ा, कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा। अब इसके नोट्स आपके खोने नहीं चाहिए, ठीक है ना, ठीक है ना बेटा। ये लास्ट फाइनल में आपको ये याद रखने हैं कि नंबर ऑफ रिलेशंस कितनी होती हैं, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितनी होती हैं, सिमेट्रिक रिलेशन कितनी होती है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन कितनी होती हैं, ठीक है ना जी बच्चों। ये था आपका चैप्टर, ये था पार्ट 1, पूरा का पूरा कंसेप्चुअल हमने रिलेशंस को पढ़ा। लेकिन इतना कर लेने से मैं कहता हूं कि कंसेप्चुअली पढ़ लेना बहुत बढ़िया, कंसेप्ट सारे याद होने चाहिए, लेकिन जब तक आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करते, जब तक हाथ में पेन लेके क्वेश्चन नंबर 1 और आपको कोई सॉल्यूशन नहीं पता और तब उसको आप सॉल्व कर रहे हो पूरा का पूरा लास्ट तक, तब आप कह सकते हो कि आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। जब हम NCERT के सारे क्वेश्चंस कर लेते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हमसे होने लग जाते हैं, सैम्पल पेपर के क्वेश्चन हम कर पाते हैं, तब हम कहते हैं कि यस हमारा चैप्टर ये क्या हो गया, कंप्लीट हो गया है। तो ये पार्ट 1 में हमने आपको कंसेप्चुअली सारा कुछ कराया, इसके अंदर छोटी सी एक मिस्टेक हुई है भैया, उसको आप प्लीज़ ठीक कर लीजिएगा कि नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन के फॉर्मूला में यहाँ पे अपॉन में 2 भी आएगा। बेटा मैं दोबारा लिख देता हूँ अगर कंफ्यूजन है तो, कि 2 की पावर n स्क्वायर प्लस n/2, ये फॉर्मूला ठीक कर लीजिएगा बच्चे। इसके अलावा आपका ये पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है कंसेप्चुअली। अब नेक्स्ट पार्ट 2, अगर आपको पार्ट 1 पसंद आया है, चैनल को लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा, कमेंट में लिखिएगा कि सर कैसा रहा, क्या लगा आपको, क्या एक्सपीरियंस रहा, और हम आपके लिए लेके आएंगे पार्ट 2। उसमें सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस होंगे बच्चों, स्टार्टिंग के 10-15 मिनट रिवीजन करा के, और सारी की सारी NCERT के आपको क्या मिल जाएंगे, सॉल्यूशन मिल जाएंगे। ओके बेटा, जय हिंद, जय भारत। चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। बाय बाय, लव यू ऑल।